नमस्कार, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जो यूपी पुलिस का पेपर है वो 17 से 18 2 दिन में होना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को और स्पीड कर दीजिए, अपनी तैयारी और भी स्पीड से करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, हमने ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 है, इसके पहले हमने आपको 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, आइए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों, जल पुरुष में कौन सा समास है? आप लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसमें आप लोग अपना स्कोर ज़रूर देखिएगा कि हमने कितना इस प्रैक्टिस सेट में कर पाते हैं। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल पुरुष में कौन सा समास है? जल पुरुष में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व समास है? कौन सा है जल पुरुष में? तो दोस्तों, जल पुरुष में जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना का अर्थ है बताना है। छोटी बात को अनावश्यक बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, रुई से घर बनाना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। राई का पहाड़ बनाना। दोस्तों, राई का पहाड़ बनाना का जो करेक्ट आंसर होगा वो छोटी बात को अनावश्यक बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ही राई का पहाड़ बनाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राग दरबारी के लेखक हैं, राग दरबारी के लेखक कौन है बताना है। श्रीलाल शुक्ल, बनवारी लाल मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, भीष्म साहिनी। कौन है राग दरबारी के लेखक बताना है। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर होगा वो है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जो है वो राग दरबारी के लेखक हैं। दोस्तों, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1969 में, कब 1969 में, इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कौन सी कृति थी? राग दरबारी थी। ठीक है, तो राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कालिंदी का पर्यायवाची बताइए। कालिंदी का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? यमुना होगा, गंगा होगा, सरस्वती होगा या गंगोत्री होगा? तो कालिंदी का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर दोस्तों यमुना होगा। कालिंदी का जो पर्यायवाची है वो यमुना होगा। कालिंदी के और भी, यमुना माने कालिंदी या यमुना के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि कालिंदी हो गया, भानुजा हो गया, सूर्यतनया हो गया, अर्कजा हो गया, कृष्णा हो गया, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु का पर्यायवाची शब्द बताना है। अतनु का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर है, कृष्ण, कामदेव या वसेठ। क्या है? अतनु का पर्यायवाची बताना है। दोस्तों, जो अतनु का पर्यायवाची है वो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, कामदेव। ठीक है, कामदेव। दोस्तों, कामदेव का और भी पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुनेगा। अतनु हो गया, मदन हो गया, मनोज हो गया, अनंग हुआ, रतिपति हुआ, पंचसर हुआ, इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कलुष का विलोम शब्द है। कलुष का विलोम शब्द बताना है। क्या होगा? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। क्या होगा? कलुष का विलोम बताना है। तो दोस्तों, कलुष का जो विलोम होगा वो होगा निष्कलुष होगा। क्या होगा? निष्कलुष होगा। ठीक है, पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपति। क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो होता है ना वो युगल कहलाता है। युगल कहलाता है। और जबकि दोस्तों पति पत्नी का जोड़ा जो होता है ना वो दंपत्ति कहलाता है। ठीक है, पति पत्नी का जोड़ा ही दंपत्ति कहलाता है, लेकिन पुरुष स्त्री का जोड़ा युगल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है बताइए। छिंद्रान्वेषी, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना। क्या होगा? काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ बताना है। तो बताइए क्या होगा। दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़ होना। ठीक है, गाँवों में लोग कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, लोग मुहावरे का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तू क्या जाने काला अक्षर तो भैंस बराबर। अगला क्वेश्चन। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है बताना है। मीराबाई की है, तुलसीदास की है, सूरदास की है या नंददास की है। किसकी है कृष्ण गीतावली? दोस्तों, जो कृष्ण गीतावली है ये है तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की कृति है कृष्ण गीतावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गिरि शब्द का
शुद्ध बहुवचन है, गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन बताना है, क्या होगा? गिरियाँ होगा, गिरी होगा, गिरी होगा या गिरियाँ होगा। दोस्तों गिरी शब्द का जो शुद्ध बहुवचन होगा वो होगा गिरी होगा, ठीक है, गिरी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हम आपको ये भी बता देते हैं, इसका गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन गिरी होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद कुछ शब्दों के बहुवचन तथा बहुवचन और एकवचन समान होते हैं, जैसे कि आप देखिए क्या क्या, एक तो गिरी हो गया, गिरी का भी समान है सेम। उसके बाद छाया हो गया, छाया हुआ, एक जैसे होते हैं, ठीक है, सब बहुवचन भी एक वही होता है और एकवचन भी वही होता है, माने बहुवचन और एकवचन समान होते हैं इतने के। गिरी हो गया, छाया हुआ, पानी हुआ, क्रोध हुआ, याचना हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता हैं, रामचरितमानस के रचयिता हैं, बताइए। सूरदास हैं, नंददास हैं, वाल्मीकि हैं, तुलसीदास हैं, कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है, बताइए। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास, कौन है? तुलसीदास, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। दोस्तों इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, हनुमान बाहुक, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर से हम रिपीट कर देते हैं रचनाएं, कवितावली हो गई, गीतावली हो गई, वैराग्य संदीपनी हो गई, रामलला नहछू हुआ, हनुमान बाहुक हुआ, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और रामचरितमानस के रचयिता तो तुलसीदास है ही, ठीक है, बाकी इनकी और भी ये प्रसिद्ध रचनाएं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है, बताइए। चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या भयभीत होना, क्या होगा? चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है? दोस्तों चिकना घड़ा होने का मतलब होता है निर्लज्ज होना, ठीक है, क्या होता है? निर्लज्ज होना, चिकना घड़ा का यही अर्थ होता है। डोरे डालना का अर्थ क्या है? डोरे डालना का अर्थ क्या है? प्रेम में फांसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना, क्या होगा? डोरे डालना का अर्थ क्या होता है, बताइए। दोस्तों डोरे डालना का जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रेम में फंसना होता है, क्या होता है? प्रेम में फंसना। तो डोरे डालना का अर्थ होगा प्रेम में फांसना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इहलोक का विलोम शब्द क्या है? इहलोक का विलोम शब्द बताना है। इहलोक का विलोम क्या होगा? अंतरिक्ष लोक होगा, वेद लोक होगा, परलोक होगा, पृथ्वी लोक होगा। इहलोक का विलोम बताना है। दोस्तों इहलोक का जो विलोम होगा वो होगा परलोक, क्या होगा? परलोक आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहावली किसकी रचना है? दोहावली किसकी रचना है, बताइए। जो दोहावली है वो किसकी रचना है? कबीरदास की है, तुलसीदास की है, सूरदास की है या रहीमदास की है? दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा बताइए कौन सा हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दोहावली किसकी रचना है? वो है तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है दोहावली। दोस्तों अभी इसके पहले हमने आपको किसकी बताया था? तुलसीदास की बताए थे, ठीक है, तुलसीदास की बताए थे, और ये भी मैं तुलसीदास की ही बता रहा हूँ। तुलसीदास की मैंने बताया था आपको कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, हनुमान बाहु, और एक ये भी मिल गया दोहावली, ठीक है। दोहावली भी तुलसीदास की रचना है, ठीक है। तो दोहावली, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, ये सब गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र कृति है किसकी है? गुलाब राय, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, किसकी है अतीत के चलचित्र, बताइए। दोस्तों अतीत के जो चलचित्र हैं वो महादेवी वर्मा की कृति है। किनकी है? महादेवी वर्मा की कृति है अतीत के चलचित्र। इनकी और भी जो रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको जानते हैं, जैसे कि निहार हो गया, रश्मि हुआ, नीरजा हुआ, सांध्य गीत हुआ, दीप शिखा हुआ, यामा हुआ, स्मृति की रेखाएं हुई, श्रृंखला की कड़ियाँ हुई, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इतनी रचनाएं आपको कम से कम महादेवी वर्मा की आनी चाहिए। फिर से हम रचनाओं को रिपीट कर देते हैं, जैसे कि निहार हुआ, रश्मि हुआ, निर्जा हुआ, दीपशिखा हुआ, सांध्य गीत हुआ, स्मृति की रेखाएं हुआ, यामा हो गई, श्रृंखला की कड़ियाँ हुई, ये सब क्या है? महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। बाकी अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बताना है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प, कुसुम, सुमन, पादप, क्या होगा? दोस्तों फूल का पर्यायवाची नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा आपका पादप। पादप आपका करेक्ट आंसर होगा, फूल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, कुसुम, सुमन, ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। फूल के और भी
पर्यायवाची हैं, जैसे प्रसून हो गया, लतांत हुआ, मंजरी हुआ, पुहुप हुआ, गुल हुआ, ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ है बताना है। अंगूठी में नागिन होना, सुंदर और सजीला, एक दूसरे से जुड़ना, बहुत कठोर होना। क्या हो सकता है आंसर? अंगूठी का नगीना होना, बताइए क्या हो सकता है दोस्तों? अंगूठी का नगीना होना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सुंदर और सजीला, सुंदर और सजीला होना, यही अंगूठी का नगीना होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न नौमन तेल होगा, न राधा डेड डेडस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बताइए क्या होगा दोस्तों? न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, करेक्ट आंसर नाचेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अलंकार से क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोनार का स्त्रीलिंग क्या है? सोनार का स्त्रीलिंग बताना है। सोनारी होगा, सोनारिन होगा, सोनाराइन होगा या सोनरी होगा? क्या होगा बताइए? सोनार का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? सोनार का जो स्त्रीलिंग होगा वो सोनारिन होगा। क्या होगा? सोनारिन होगा, सोनारिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? जो भारतीय शब्द है उसका बहुवचन क्या होता है? तो भारतीयों होगा, भारती होगा, भारतीयों होगा या भारतीया होगा? क्या होगा भारतीय शब्द का बहुवचन? बताइए। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होगा दोस्तों वो भारतीयों होगा। करेक्ट आंसर होगा भारतीयों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापिका होगा, अध्यापिकी होगा, अध्यापकी होगा या अध्यापिक होगा? क्या होगा अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग? तो दोस्तों करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा अध्यापिका। अध्यापक का अध्यापिका होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुहावरा है घड़ो पानी पड़ जाना। घड़ो पानी पड़ जाना का सही अर्थ क्या होगा? स्नान करना, परेशान करना, अत्यंत लज्जित होना, सिर पर पानी डालना। क्या होगा मुहावरा घड़ो पानी पड़ जाना का क्या मतलब होगा? घड़ो पानी पड़ जाना मतलब दोस्तों अत्यंत लज्जित होना हो जाएगा। ठीक है, अत्यंत लज्जित होना इसका सही अर्थ होगा। राकेश, रमेश, सीता। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? बताना है कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। दोस्तों संज्ञा सबसे पहले कितनी प्रकार की होती है आप लोग ये बताइए। तो दोस्तों हम बता देते हैं, संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा के 5 टाइप होते हैं। अब बताना है कि ये इस 5 टाइप में से कौन सा टाइप है राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी प्रकार की संज्ञा है, तो बताना है। तो जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सबका नाम हो रहा है। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इनमें व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, दिनों के नाम हो सकते हैं, नदियों के नाम हो सकते हैं, देशों के नाम हो सकते हैं, और जो भी कोई भी वस्तु जिसका नाम हो वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, कौन सी संज्ञा होगी बताइए। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाते हैं, देवता में सारे देवता आ जाएंगे, देवियां में भी सारी देवियां आ जाएंगी, आदमी में भी सारे आदमी आ जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ पे समस्त जाति का बोध होता है वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जहाँ पे समस्त जातियों का बोध हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताना है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो विशेषण जो होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। आपका करेक्ट आंसर 4 होगा। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। एक होता है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण जिसे कहते हैं, उसके बाद गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हुआ। ठीक है, चारों विशेषण
के प्रकार आपको याद रखना है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेष्य के पूर्व आते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं या विशेष्य के बाद आते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। जो प्रविशेषण होते हैं वो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताते हैं वही क्या होती हैं? प्रविशेषण होते हैं। ठीक है, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार तो दिया तो जाता है, लेकिन कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? 20, 24, 22 या 18? बताइए कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है दोस्तों? जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24। ठीक है, 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 1954 में, कब? 1954 में, 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों, और पहला पुरस्कार वर्ष 1955 में मिला था। ठीक है, 54 में स्टार्ट हुआ था, 1954 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1955 में पहला पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि की रचना कौन सी है? भरत मुनि की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र, अंधेर नगरी, चिंतामणि या गबन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? भरत मुनि की जो रचना है वो कौन सी है दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र करेक्ट आंसर होगा। भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, जिसमें रस की व्याख्या की गई है दोस्तों। ठीक है, इस भरत मुनि की जो रचना है नाट्यशास्त्र, इसमें रस की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? चापलूसी करना, समय पर धोखा देना, डराना, परिचय कराना? क्या होगा अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ? तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो समय पर धोखा देना होता है, अंगूठा दिखा देना माने समय पर धोखा दे देना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इकाई का विलोम शब्द है। इकाई का विलोम शब्द है, क्या होगा? इकाई का विलोम शब्द क्या है? काई, सैकड़ा, अकाई या दहाई? क्या होगा? इकाई का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है दहाई होगा। क्या होगा? दहाई होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? सूरदास की इनमें से रचना बताना है कौन सी है? साहित्य लहरी है, साहित्य लोचन है, साहित्य दर्पण है या साहित्य मंजरी है? तो सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। साहित्य सूरदास की और भी रचना है, जैसे कि साहित्य लहरी, सूर सागर हो गया, सूर सरावली हुआ, सूर पचीसी हुआ, ये सब सूरदास की रचनाएँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चारु का विलोम शब्द बताना है। चारु का विलोम शब्द क्या होता है? चारु का विलोम शब्द विचारु होगा, अचारु होगा, निचारु होगा या सुचारु होगा? तो दोस्तों चारु का जो विलोम होगा वो होगा अचारु। क्या होगा? अचारु। चारु का विलोम अचारु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयत का अनेकार्थी शब्द बताइए। आयत का अनेकार्थी शब्द बताना है। वर्ग होता है, विशाल होता है, त्रिभुज होता है या समकोण होता है? बताना है आयत का अनेकार्थी शब्द। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आयत का अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा विशाल। ठीक है, वो होगा विशाल। आयत का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? विशाल होता है। विशाल हो गया। आयत का जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो विशाल हो गया, लंबा, विस्तृत, चिन्ह, निशान, ये सब आयत के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जोरू का रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जोरू का आगे क्या हो? नौकर, मालिक, गुलाम या दास? दोस्तों जोरू का करेक्ट आंसर होगा गुलाम। जोरू का गुलाम। ठीक है, जोरू का गुलाम मुहावरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुज का विलोम क्या है? अनुज का विलोम बताना है। नुज होगा, अग्रज होगा, सनुज होगा या कनिष्ठ होगा? क्या होगा अनुज का विलोम? तो अनुज का जो विलोम होता है वो अग्रज होता है। ठीक है, अग्रज होता है अनुज का विलोम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के भेद बताने हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 5 होगा। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं सुनिएगा। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल तथा संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, निम्न में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये थे आपके टोटल जितना यूपीपी में आते थे वो क्वेश्चन हो गए। हम आपको 2-3 क्वेश्चन एडवांस लेके आते हैं, तो आइए देखते हैं वो एडवांस क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किरण का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। किरण का पर्यायवाची नहीं है। मयूख, अंशु, प्रकाश, मरीचि। कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किरण का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों आपका जो प्रकाश है ना, ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मयूख हुआ, अंशु हुआ, मरीचि, ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। किरण के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि हम बताते हैं आपको। किरण हुआ, प्रभा हुआ, रश्मि हुआ, मरीचि हुआ, अचि हुआ, गोभी, ये किरण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है अंगोछा किसका है? बताओ, अंगोछा का तद्भव क्या होता है? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंग प्रोंछा, अंगरखा, अंत्र या अग्रहायन? दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा, अंगोछा तद्भव शब्द है किसका? इसका अंगोछा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होगा वो दोस्तों अंग प्रोंछा होगा। क्या होगा? अंग प्रोंछा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम दोस्तों आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लेके आते हैं।